ईरान ने अमेरिका के गुनाहों का हिसाब खोल दिया है। ये जंग सिर्फ सरहद की नहीं, सदियों के इंतकाम की है। एक महीना, जी हां, पूरा एक महीना गुजर गया। सुपर पावर अमेरिका ने अपना सारा जोर लगा दिया। आसमान से आग बरसाई, समंदर से मिसाइलें दागी, तेहरान के दिल में घुसकर सुप्रीम लीडर को भी मार गिराया, जमीन के रास्ते तबाही लाने की धमकियां दी। लेकिन दुनिया हैरान है, क्योंकि इन तमाम जुल्मों सितम के बावजूद 30 दिन बाद भी ईरान झुका नहीं, ईरान टूटा नहीं। वजूद की खातिर, अपनी मिट्टी की कसम खाकर वो महाशक्ति के सामने सीना ताने अड़ा है, पंजा लड़ा रहा है, लोहा ले रहा है। और आज पूरी दुनिया यही जानना चाहती है कि एक महीने बाद भी डटे रहने के राज क्या है, इस चट्टानी हौसले के पीछे का बारूद क्या है। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज कहानी उस ईरान की जिसने ट्रंप की चालें, अमेरिका की शर्तें, सुपर पावर की धमकियां, किसी की परवाह नहीं, और जो अड़े دوست دارم پاشم از خواب و تموم شه دردامو زندگی کنم دیگه با خیال آسوده پاشم از جامو باشی فردا و یکی بهم بگه همه اینا خواب بوده ما کنم عشقامو ببینی سر پامو بگی چطوری تو بگم حال من خوب تموم شه دردامو زندگی کنم دیگه با خیال آسوده हॉर्मुज़ के तट पर एक बच्ची झूला झूल रही है। पीछे जहाज चल रहे हैं, आसमान में धुआं है, लेकिन उस झूले की रफ्तार नहीं थमी। युद्ध के एक महीने बाद ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये उस ईरान की पहचान है जो आग के दरिया में भी डगमगाता नहीं, जो हर हमले के बीच भी खड़ा है, अडिग, बेखौफ और तैयार। और इसी का नतीजा है कि सुपर पावर के भी पांव कांपने लगे हैं। गुरुवार को ट्रंप ने दुनिया को संबोधित करते हुए दावा किया कि अमेरिका 32 दिन में ही जीत गया है और ईरान में अमेरिका का मिशन पूरा हो गया है। With the conventional ballistic missiles, they have thousands of them. We've blown most of them up. You notice every week it gets a little less. जबकि हकीकत यह है कि ईरान अपनी लहर की सेंचुरी जल्द लगाने वाला है। उधर ट्रंप धमकी देने से नहीं चूक रहे कि डील नहीं की तो बुरा अंजाम होगा। If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard. ईरान की मिसाइलों के इस खजाने को ट्रंप ने बर्बाद करने का दावा किया तो उधर से नई लहर के हमले के साथ जवाब आया। हमारी सैन्य शक्ति और हथियारों के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है। हमारी विशाल रणनीतिक क्षमताओं के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। कहां तो ट्रंप सोच रहे होंगे कि 3 दिन में जंग खत्म होगी और कहां ये जंग 30 दिन को पार कर गई। It's not good. The war is going to be over in 3 days. My prediction, it turns out. 3 से 30 दिनों में दुनिया ने बहुत कुछ देखा। ईरान को अड़ते देखा, अमेरिका इजराइल को लड़खड़ाते देखा। दिनों में आपने इस जंग में जमीन, आसमान और समंदर से मिसाइलों और ड्रोन की बरसात देखी। अब जंग नए मोर्चे पर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ईरान एक के बाद एक एआई वीडियो जारी कर रहा है, जहां अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ट्रंप की रणनीति हो, उनके ऑफर हो या धमकियां, ईरान हर संदेश को हल्के में लेता हुआ नजर आ रहा है। Best negotiation I had today. और यही इस जंग की नई लड़ाई है, दिमाग की जंग। दिन महीने में बदले और मिसाइल अटैक की लहर 100 तक पहुंचने को है तैयार।
मिसाइलों की मार, ड्रोन का वार और असर 13 देशों तक। ये अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा संकट बन चुका है। ये जंग जीतने की नहीं, टिके रहने की जंग बन चुकी है। 1 महीने की लगातार अमेरिकी इजरायली बमबारी के बावजूद ईरान न सिर्फ खड़ा है बल्कि युद्ध को अपनी शर्तों पर खींच रहा है। सैन्य ठिकाने तबाह हुए, मिसाइल सिस्टम को नुकसान हुआ, लेकिन सत्ता नहीं टूटी, इरादे नहीं डिगे। ईरान ने इस जंग को मैदान से निकालकर अर्थव्यवस्था, तेल और वैश्विक दबाव की लड़ाई बना दिया। अब हालात ये हैं कि हर दिन लंबी होती ये जंग अमेरिका पर ज्यादा भारी पड़ती दिख रही है, क्योंकि सवाल अब सिर्फ हमला करने का नहीं, उसे कब और कैसे खत्म किया जाए ये है। We've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. We killed all their leadership. We have really regime change. Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. We've won this. This war has been won. ट्रंप भले ही युद्ध जीतने का दावा करते हों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये जंग रणनीति से चल रही है या जिद से, क्योंकि युद्ध महाशक्तियों के हाथ से निकलता दिख रहा है। ट्रंप ने हजारों मरीन्स मिडिल ईस्ट भेजकर जमीनी हमले का इशारा किया तो ईरानी मीडिया ने सेना का वीडियो जारी करके कहा, अमेरिका की हॉलीवुड जैसी सेना के नाम हम इस पल का सालों से इंतजार कर रहे थे। आओ हम तैयार हैं, जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके सामने वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक कुछ भी नहीं लगेंगे, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और हां, अपने डायपर लाना मत भूलना। वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान, इराक की हार याद दिलाकर ईरान ट्रंप पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहा है, क्योंकि ईरान को भरोसा है कि जमीनी लड़ाई में अमेरिका उतरा तो उसका हश्र और बुरा होगा। در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه‌های خلیج فارس خواهند شد. न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स ने वेस्ट एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। जिसकी वजह से सैनिकों को होटल, दफ्तर से लेकर अस्थायी ठिकानों में पनाह लेनी पड़ी है। ईरान ने धमकी दी है कि जिस होटल में अमेरिकी सैनिक पनाह ले रहे हैं, अब उसे ढूंढकर निशाना बनाया जाएगा। 1 महीने की जंग, एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, जो दबाव में झुकने की बजाय और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। ड्रोन और मिसाइलों की बरसात के बीच ईरान ने यह साफ कर दिया है कि उसका निशाना सिर्फ जवाब देना नहीं, बल्कि दुश्मन की सैन्य और आर्थिक ताकत को तोड़ना है। खाड़ी के देशों में अमेरिकी ठिकाने, तेल के प्लांट, रणनीतिक ठिकाने सब टारगेट पर हैं। और इसी बीच रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये जंग अमेरिका के लिए आसान नहीं, बल्कि उसकी सैन्य ताकत को सालों तक कमजोर कर सकती है ये जंग। यानी सवाल अब सिर्फ जंग जीतने का नहीं है, बल्कि जंग झेलने की ताकत का भी है। अडिग ईरान के सामने अमेरिका 1 महीने में कैसे हांफने लगा, इसको लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी है। अखबार के मुताबिक ट्रंप के सीजफायर को 5 दिन से बढ़ाकर 10 दिन करने के पीछे वजह हथियारों की कमी हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी सेना ने युद्ध के 4 हफ्ते में 850 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दाग दी, जबकि अमेरिका हर साल केवल 90 से 100 टॉमहॉक मिसाइलें ही बनाता है। 4 हफ्तों में जितनी मिसाइलें दागी गईं, उसे बनाने में 5 से 8 साल लगे थे और इनकी कीमत 20 लाख से 40 लाख डॉलर के बीच है।
इस हिसाब से एक महीने में इन मिसाइलों पर करीब 2 से 3 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। अब अमेरिका को चिंता स्टॉक बढ़ाने की है और अमेरिका को उससे भी ज्यादा टेंशन देने वाली खबर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दी है। अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईरान पर इतने भारी हमलों के बावजूद उसके मिसाइल भंडार का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही निश्चित तौर पर नष्ट हुआ है, जबकि 1/3 ऐसा है जिसकी स्थिति साफ नहीं है कि वो नष्ट हुआ है या अभी भी सुरंगों और बंकरों में छिपा है, और बाकी 1/3 अभी भी ईरान के पास मौजूद है। तो अपने जखीरों को बचाकर रखते हुए 3000 से ज़्यादा मिसाइल्स उनकी, 10,000 से ज़्यादा ड्रोन बनाने की कैपेसिटी और अभी और बना रहे हैं, और सप्लाई चेन्स भी जारी है कि ईरान अपने जखीरे को बचाकर डाइवर्सिफाई करते हुए लड़ाई लड़ रहा है, जो उसे देर तक लड़ने की क्षमता देता है। इतना ही नहीं, ईरान कैसे अमेरिका के सामने अडिग है और कैसे लोहा ले रहा है, इसकी एक बानगी पिछले दिनों 20 मार्च को तब दिखी जब उसने 4000 किलोमीटर दूर अमेरिका के गुप्त बेस को टारगेट किया। ये डिएगो गार्सिया की तस्वीर है, जहां अमेरिका का सैन्य बेस है। ईरान ने यहीं पर हमले की कोशिश की, जिसके बाद पूरा यूरोप हिल गया। ईरान के इस अटैक को युद्ध का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। इस हमले के बाद ही ये कहा गया कि ईरान की जो ताकत दुनिया जानती है, उससे कहीं ज्यादा उसके पास हथियार और मिसाइलें हैं। एक तरफ ट्रंप की धमकी, पावर प्लांट्स पर हमले, ग्राउंड ऑपरेशन के संकेत, दूसरी तरफ ईरान जो हर दिन नए तरीके से जवाब देकर यह दिखा रहा है कि वो टूटने वाला नहीं है। ईरान के लिए यह वजूद की जंग है और इसी जिद ने उसे मजबूती दी है। उसने रणनीति साफ रखी है, जंग को लंबा खींचो, विरोधी को थकाओ और दुनिया पर दबाव बढ़ाओ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप सुलह के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे या बातचीत की आड़ में युद्ध और भीषण होगा, क्योंकि जितनी देर ये जंग चलेगी उतना ही दबाव अमेरिका पर बढ़ जाएगा। और इसी दबाव का नतीजा है कि ट्रंप अब कोई पैंतरा आजमाने से नहीं चूक रहे। महीने भर बाद भी हॉर्मुज से ईरान का कंट्रोल हटा नहीं पा रहे, लेकिन मंच से हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बता रहे हैं, यानी ऐसे हालात जहां सब कुछ ट्रंप के फैसलों पर टिके हुए हैं। They have to open it up. They have to open up the Strait of Trump. I mean, Hormuz. So he accidentally said, "No, there's no accidents with me. Not too many." युद्ध में ऊल जुलूल दावों के बाद अब ट्रंप ऊट पटांग बयानों पर उतर आए हैं, और उसकी वजह है ईरान का हॉर्मुज पर हक। Islamic Revolutionary Guard Corps Navy, no ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz. हॉर्मुज में नाकेबंदी की यह बारूदी गवाही है। ऐसी तस्वीर इस युद्ध में पहली बार सामने आई है। शुक्रवार को दुनिया के सामने यह तस्वीर आई जो 4 मार्च की है। उस दिन माल्टा के झंडे लगे मिस्र के इस जहाज पर हॉर्मुज स्ट्रेट में हमला हुआ था। ईरान की तरफ से जहाज पर 2 मिसाइलों से अटैक हुआ था। जिस जहाज को आप समंदर में धू-धू कर जलते देख रहे हैं, उसका नाम सफीन प्रेस्टीज है। जब हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में आग लगी तो नाविकों ने जहाज को बीच समंदर में छोड़ दिया। इससे पहले 1 मार्च को ईरान ने पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर स्काईलाइट पर हमला किया, जब वो ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था। 11 मार्च को थाईलैंड का जहाज मयूरी नारी भी ईरान के हमले का शिकार बीच समंदर में हो चुका है। अब तक ईरान की मर्जी के बिना हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश में 20 जहाज बारूदी हमले की चपेट में आ चुके हैं। इस युद्ध में अमेरिका के खिलाफ ईरान का सबसे बड़ा हथियार बना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही हॉर्मुज है जिस पर ईरान का एकाधिकार है। समंदर के इस रूट से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, लेकिन इस हॉर्मुज पर महीने भर से ईरान ने ब्रेक लगा रखी है।
अमेरिका के दोस्त देशों के लिए रूट बंद है। अब तो इस हॉर्मुज से जहाज को निकालने के लिए ईरान ने टैक्स तक वसूलना शुरू कर दिया है। पिछले 6 साल से औसतन हर साल 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल रोजाना इस रास्ते से गुजरता है। इसे ऐसे समझिए कि हॉर्मुज से गुजरने वाला सिर्फ एक दिन का तेल भारत की करीब 4 दिन की जरूरत पूरी कर सकता है। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से हॉर्मुज पर ईरान की नाकेबंदी लगी हुई है और इस रूट से जहाज नहीं निकल रहे। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स बता रहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक सिर्फ 116 जहाज ही हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल सके हैं, जो फरवरी के मुकाबले 97% कम है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके एक तरह से प्रभावित करना देश की विश्व की आर्थिक समस्याओं को वहां तक ईरान ले जाके देश की नैरेटिव्स बना रहा है, ताकि विश्व इसके ऊपर वो थोड़ा जोर डाले ताकि युद्ध बंद हो सके। तो ईरान की नीति थोड़ी लंबी है और बहुत लंबी तैयारी के साथ है और लंबी चलने वाली है। अमेरिका और इजराइल की मार झेल रहा ईरान दो नीति के दम पर युद्ध के अखाड़े में अडिग है। पहली नीति पानी में प्रहार यानी समंदर रूट ब्लॉक, जो कि हॉर्मुज में उसने कर दिया। दूसरी नीति के तहत उसने पड़ोसियों के तेल गैस को टारगेट किया। दोनों का मकसद एनर्जी सप्लाई चेन को तोड़ना था और इसी के लिए ईरान ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। युद्ध में ईरान सिर्फ समंदर में अमेरिका को मात नहीं दे रहा, बल्कि समंदर के पार खड़े उन देशों को भी दर्द दे रहा है जो अमेरिका के हिमायती, उसके दोस्त हैं। इराक से लेकर बहरीन तक और सऊदी अरब से लेकर यूएई तक ईरान मिसाइल और ड्रोन से हमले करके अमेरिका की ताकत को रौंद रहा है। जिस युद्ध नीति से अमेरिका और इजराइल ईरान को घेर रहे हैं, पलटवार के लिए वही नीति ईरान भी अख्तियार कर रहा है। ईरान ने इजराइल से 5 गुना ज्यादा हमले अमेरिका के सहयोगी मिडिल ईस्ट के देशों पर किए हैं। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिका के अहम ठिकानों पर 4000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे, जबकि इजराइल पर हमले इससे काफी कम रहे। यूएई पर ही हजारों ड्रोन, सैकड़ों मिसाइलें। कतर के रास लाफान जैसे बड़े गैस हब पर हमला, जिससे एलएनजी सप्लाई पर सीधा असर पड़ा। तो ईरान की नीति में लंबी लड़ाई का तरीका दिखता है, जिसके आगे अमेरिका और इजराइल को अपनी रणनीति लगातार बदलाव करके और सस्टेनेंस की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। इजराइल के पास आधुनिक फाइटर जेट F-35 जैसे स्टील्थ विमान और दुनिया की सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है। वहीं ईरान के पास ज्यादातर पुराने लड़ाकू विमान और सीमित रक्षा तकनीक है। तकनीक, राडार, साइबर और प्रिसीजन हथियारों में इजराइल साफ साफ आगे है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान की असली ताकत है उसकी बड़ी संख्या में मिसाइलें और सस्ते लेकिन असरदार ड्रोन, यानी कम तकनीक लेकिन ज्यादा संख्या। और इसी रणनीति ने इजराइल को कई मोर्चों पर बैकफुट पर ला दिया है। युद्ध में कोई जीतता है तो कोई हारता है, लेकिन ईरान और अमेरिका का ये युद्ध इस मुहाने पर पहुंच चुका है कि किसी को न तो जीता हुआ कहा जा रहा है और ना ही किसी को हारा हुआ। ईरान अपनी ताकत के दम पर अमेरिका को मजबूर कर चुका है। ईरान के अडिग होने का ही नतीजा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 5 दिनों के लिए हमले रोकने की बात की, फिर उसे बढ़ाकर 10 दिन कर दिया। यानी ताकत सिर्फ हथियारों की नहीं, इरादों की भी होती है और इस वक्त ईरान उसी पर टिका हुआ है।